हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटा, हमने पिछली क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा? कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैंने आपको बताया था ये क्लास हमारी सब बच्चों के लिए है जहां जहां पर ये चैप्टर है। सीए इंटर ग्रुप 2 अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, साथ साथ में सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी देखेंगे इस क्लास को। ठीक है, तो पहले हम लोग डिटेल में बात करेंगे, फिर डिटेल की प्रैक्टिस सीए इंटर में तो होगी होगी, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों को भी करनी है, क्योंकि बेटे जिसने डिटेल में की है वही शॉर्टकट समझ सकता है। आइए मैं शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास। बेटा, पिछली क्लास में हमने बात की थी क्या? मैंने आपको एक इंडेक्स बनवाई थी चैप्टर की, और मैंने आपसे कहा था कि बेटा हम चैप्टर को ना इस वाले सीक्वेंस में लेके चलेंगे। किसमें? इस वाले सीक्वेंस में। कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल की। किसकी? बेसिक फंडामेंटल की, कि इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या, एकदम लॉजिक के साथ में। दूसरा, फिर हम लोग यहाँ पर कुछ बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ में। फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उठाएंगे, और प्रैक्टिस हमारी जो होगी उसमें क्वेश्चंस में, मतलब इस बुक के अंदर जो है वो क्या क्या है, आपका स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस। और ध्यान रखना यहाँ पे सारी चीजें कवर है, सीएस का भी स्टडी मैट कवर है, ये मत सोचना कि सीए वाला ही कवर खाली किया है, कंप्लीट क्वेश्चंस। आइए, फिर कुछ पास के एग्जाम के क्वेश्चन दोनों के, वो भी यहाँ पे कवर है। आइए मैं शुरू करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने बात की थी आपसे लास्ट क्लास में कि बेटा कंसोलिडेशन वर्ड को जरा एक बार क्लियर करो। कंसोलिडेशन वर्ड है क्या? कई जगह पे यूज होता है, और उसमें से हम लोग कौन सा कंसोलिडेशन कर रहे हैं बोलो? हम कर रहे हैं होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप वाला कंसोलिडेशन। और यहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पर हमें सबसे पहले जानना है कि किसको बोलते हैं होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी। कब हम बोलेंगे किसी भी चीज को होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी? इस बात के लिए हमारा कंपनी लो, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहा? इस बात के लिए हमारा कंपनीज एक्ट 2013 बताता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में कि कब बोला जाएगा किसी कंपनी को कि वो होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है। और दूसरी बात, कंसोलिडेशन करना है। क्या कहा? कंसोलिडेशन करना है। कोई तो चार्जिंग सेक्शन ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि भाई कंसोलिडेशन करना है ना? तो बात हो रही थी किस चीज की? कंसोलिडेशन करो, इस बात के लिए क्या कहा बेटा कि कंसोलिडेशन करना है। ये बात सेक्शन 129 ने बोली, ये भी कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ये बताएगा, ये सिखाएगा कि भाई किस तरह से कंसोलिडेशन करना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आइए, फिर हमारी बात बढ़ी थी आगे, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल सिखाए थे, और मैंने आपको आप ही की बुक का एक पेज भी यहाँ पर दिखाया था कि कंसोलिडेशन कुछ इस तरह की बात है जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को होल्ड कर रही है, उसके लगाम थामे हुए है, और उसको क्या कर रही है गाइड कर रही है कि भाई किधर को आपको चलना है, किधर को क्या करना है, क्या क्या काम करना है, कब कब। आइए, मतलब उस पर कंट्रोल कर रही है। तो ये जो लगाम है ये कंट्रोल का काम कर रही है। और घोड़ा जो है, हमने इसको क्या नाम दिया था कि ये है सब्सिडियरी कंपनी। क्या है बेटा? ये सब्सिडियरी कंपनी। जिस पर कोई होल्ड कर रहा है वो कहलाता है सब्सिडियरी कंपनी, और जो होल्ड कर रहा है दूसरी कंपनी पर ये कहलाता है बेटे होल्डिंग कंपनी। और कंट्रोल करने का जो तरीका है जिसको हम बोलेंगे कि लगाम जो है, लगाम, ये जो लगाम है, ये लगाम, इसको बोला गया कि भैया कंट्रोल कर रहे हैं इसको। अब कंट्रोल किस तरह से होता है ये बात हमारे को लो ने सारी बातें बताई थी। तो पिछली क्लास में हमने कुछ बातें की थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 कहता है कि भाई हम किसी भी कंपनी को बोलेंगे कि वो दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है, यानी कि वो घोड़ा है जिसके लगाम कोई और पकड़ रहा है, यानी कि वो सब्सिडरी कंपनी है। अगर वो दूसरी कंपनी इतनी पावर रखती है, उसके पास में कंट्रोल है, किस चीज का कंट्रोल है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को
के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। फिर हमने बात की थी कि दूसरी कंपनी यहाँ पर वोटिंग पावर के 50% से ज्यादा होल्ड किए हुए, यानी कि दोनों ही सूरतों में बेटा कंट्रोल है। इन दोनों ही सूरतों में क्या है बेटा, कंट्रोल आ गया है। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई बंदा बैठा हो तो उस कंपनी को वो चलाएगा जिसका बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा है, या फिर सामने वाली कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स अपने पास में वोटिंग पावर के साथ, तो ऐसे केस में सामने वाली कंपनी में वो होगा जो हम चाहेंगे। तो इसका मतलब तभी बोला जाएगा कि किसी कंपनी को सब्सिडी बोला जाएगा, ये बात लॉ ने बताई है, अगर दूसरी कंपनी के पास में ये पावर है कि वो कंट्रोल कर रही है यहाँ का कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, या फिर यहाँ की शेयर कैपिटल के 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर होल्ड किए हुए। फिर एक और बात की थी क्या कि ए ने बी को कंट्रोल किया, बी ने सी को, सी ने डी को। तो एक तरह से क्या है, ए और बाकी की आगे कंपनी बी के अलावा बाकी सब कंपनियों में भी एक इनडायरेक्टली कंट्रोल है। तो यानी कि एक कंपनी अगर सब्सिडी कंपनी है किसी कंपनी की, और वो कंपनी जो इसकी होल्डिंग है वो भी किसी और की सब्सिडियरी है, तो जो मेन होल्डिंग कंपनी है उसके और इस वाली कंपनी के बीच में भी सब्सिडी होल्डिंग का रिलेशनशिप माना जाएगा। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे, है ना। उम्मीद है आपने एग्जांपल घर जाके रिवाइज किए होंगे। आइए जरा तो मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की। देखो मेन क्या है हमारे यहाँ पर, अकाउंटिंग है ना हमारे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, बहुत देर हो गई बेटा। आइए जरा, तो अभी कुछ नहीं, बस पिछले क्लास का मैं रिवाइज करा रहा था। देखो जरा, तो एज पर AS 21 कि भाई अकाउंटिंग करते हुए कंसोलिडेशन कैसे करना है जी। आइए जरा, ये बात हमें बता रहा है कौन, AS 21। और हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी कि हम तभी कंसोलिडेशन करेंगे। AS 21 कहता है कि तभी अकाउंटिंग करना, आप इसकी कंसोलिडेशन तभी करना जब पहले दोनों में से कोई भी बात लगे, यानी कि अगर वहां 50% से ज्यादा वोटिंग पावर आपने होल्ड कर रखी है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव सामने वाले के कंट्रोल करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव बेनिफिट है तो भी आप AS 21 लगाएंगे। हाँ, अदरवाइज AS 21 की बात नहीं होगी, मतलब कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे प्रैक्टिकल लाइफ के, गूगल वगैरह का। कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपसे कहा था बेटे बुक में पढ़ लेना, है ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करने शुरू किए थे, है ना। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, ये एग्जांपल नंबर 1, उम्मीद है आपने किया होगा फिर हमने बात की थी, इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े थे होल्डिंग सब्सिडी कंपनी में, हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़े थे बेटा, और हम आए थे जी अपने दूसरे वाले एग्जांपल पर। चलिए दूसरे वाले एग्जांपल पे चलते हैं। ये रहा जी एग्जांपल नंबर 2, जिसको मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, जो कि आपने बोलो किया क्या शुभम किया क्या, सही से बताना बेटे। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज मुझे बताओ किया क्या, सच से बताना। और समझ में आया था क्या उससे पहले वाले एग्जांपल्स को? क्यों प्रथम शुभम, जल्दी बोलो। आइए मैं चलता हूं आगे। चलो कोई बात नहीं भी किया होगा मेरे साथ कीजिएगा तो एक बैलेंस शीट दे रखी है जी H लिमिटेड और S लिमिटेड की, और H लिमिटेड और S लिमिटेड की जो बैलेंस शीट दे रखी है, कर लिया, वेरी गुड। आइए मैच करते हैं। ये इस तरह से बैलेंस शीट दे रखी है होल्डिंग की और सब्सिडी कंपनी की वेरी गुड। आइए मैच करते हैं। तो हमने एक फॉर्मेट खींच लिया कि कंसोलिडेशन के बाद में जो बैलेंस शीट होगी तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में। हमने पहले इनके हेड बना लिए, और अब क्या करना है हमें, AS 21 के अकॉर्डिंग इसका कंसोलिडेशन करना है, यही तो हमें सीखना है। यहाँ पर AS 21 ने एक बात कह रखी है क्या, आइए मैं आपके बुक में भी ये पेज पढ़वा देता हूँ, क्योंकि हमारी जो भी बातें होंगी वो बेटे विद प्रूफ होनी चाहिए, विद एक सपोर्टिव एविडेंस होनी चाहिए कि हाँ भाई ये जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या चीज कहता है। ध्यान से, तो AS 21 की वो बातें जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड हैं वो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये तो बेटे वही है सेक्शन 287 है ना, सेक्शन 246 कुछ डेफिनेशन है, इनको पढ़ लेना, मैं करा ही दिया आपको वैसे तो। अच्छा फिर बात करते हैं कंसोलिडेशन की, बस एक मिनट। आइए जी, ये आ गया यहां पर, ये रहा स्कोप ऑफ AS 21। हम यहां पर आगे बढ़े बेटे, ये पूरा AS 21 है। तो AS 21 में हमारे को यहां पर लिखा है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया,
एक मिनट रुकिए जरा, हमने कहाँ पर है जी ये लाइन बाय लाइन, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम लोग ना साथ साथ में उसको पढ़ते चलें। हाँ ये रहा पॉइंट नंबर 9 है हमारा AS29 के AS21 के अंदर पॉइंट नंबर 9 है, जो साफ साफ एक चीज सिखाता है कि कंसोलिडेशन किस तरह से करना है। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है हमें यहाँ पर, तो एक एक लाइन स्ट्रिक्ट फॉलो होती है। आइए जरा यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, मैं सीधा वहीं पे ले जाता हूँ ना। हाँ ये रहा देखो, व्हेन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट individual balances of parent and its subsidiary are combined or consolidated on क्या बोलो बोलो लाइन बाय लाइन, A to Z लाइन बाय लाइन, मतलब फिक्स एसेट्स के साथ फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स के साथ करंट एसेट्स, फर्नीचर के साथ फर्नीचर, कैश के साथ कैश, रिजर्व के साथ रिजर्व। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो यही प्रोसेस हमें ध्यान में रखना है, इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमारा कंसोलिडेशन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमेशा ना क्वेश्चन कर जब भी आप करो तो आप करना बेटे कहां से, असेट साइड से। कहां से करोगे, असेट साइड से। एग्जाम में टाइम बचाता हूं मैं आपका। देखो कैसे होगा कंसोलिडेशन, सबसे पहले जी दोनों को कंसोलिडेट करना है। देखिए जरा, इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, इसको अभी नहीं रखना है, इसको साइड में रख लेना वर्किंग नोट में। ये तरीका हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कंसोलिडेशन में, लाइन बाय लाइन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हाँ जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके अंदर होल्डिंग के पास में खुद का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का था, इसके पास में था जी 10 लाख रुपए का। कितने का, 10 लाख रुपए का। और सब्सिडी के पास में कितना था बेटा, 3 लाख रुपए का। यानी कि टोटल देखा जाए तो आफ्टर कंसोलिडेशन कंबाइंड देखा जाए तो कितने असेट्स कंट्रोल करती है। बेटा ध्यान रखना, यहां पर जो कंसोलिडेशन होता है वो कंसोलिडेटेड कंट्रोल देखने के लिए होता है कि आप कितने असेट्स को कंट्रोल करते हैं। आइए जरा, कितनी लायबिलिटीज को कंट्रोल करते हैं। आइए जरा करंट असेट्स की मैं बात करूं, सर इन्वेस्टमेंट को कहां लिखेंगे बेटा, एक वर्किंग नोट बना लो फटाफट से। क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, और इसका हम नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कि भाई हमने जो पैसा दिया है सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं बेटे इसको, जिसको आप बोलते हैं ना गुडविल और कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करना। तो सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए हमारी कितने रुपए की कॉस्ट लगी है, हमने किया है जी क्या, इन्वेस्टमेंट। हमने क्या किया बेटा, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को पहले बेटे वर्किंग नोट में लिखो, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट है हमारा कितने का बेटा, 3,10,000 रुपए का। तो अगर मैं इसमें से घटा दूं, क्या घटा दूं, जो नेट असेट्स हमने एक्वायर की है, पहले बताओ कितने परसेंट कंट्रोल हमारे पास है। सर ये तो ना 100% कंट्रोल सर हमारे पास है। तो 100% सामने वाले के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आपने पैसे लगाए कितने, 3,10,000, और बदले में आपको क्या मिला, 100% नेट असेट्स आपकी तो है। तो देखा जाए तो आप ना 100% नेट असेट्स को कंट्रोल करते हैं। और बेटा नेट असेट्स को कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता ही है, यहाँ पर हमारा लायबिलिटी साइड से होगा, ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, उम्मीद है आपको बात क्लियर है। यहाँ पर हमारी जो शेयर कैपिटल होगी, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, और जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसका परसेंटेज हम लोग यहाँ पर लेंगे। उससे पता चल जाएगा हमने कितने रुपए की नेट असेट्स को होल्ड किया है, कंट्रोल किया है, और उस कंट्रोल करने में हमारे पैसे एक्स्ट्रा लगे हैं कि कम लगे हैं। चलिए देखते हैं। फिलहाल तो बात थी कंसोलिडेशन लाइन बाय लाइन की, हमने फिक्स एसेट्स को जोड़ लिया, हमने करंट एसेट्स को जोड़ लिया, और हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लिख लिया। अब बेटा चलेंगे हम लोग कहाँ पर, लायबिलिटी साइड। अभी हमने क्या किया, अभी हमने असेट साइड का कंसोलिडेशन किया। अब हम चलेंगे कहाँ पर बेटा, लायबिलिटी साइड। ध्यान से बेटा, सिस्टमेटिक होना है हमें, पहले क्या होना है बोलो, हमें सिस्टमेटिक होना है, कुछ स्टेप्स में, कुछ फ्रेम में आपको आना है अभी, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। तो आइए जी, फिर हमारी बात होगी क्या, इधर से शुरू हो जाओ। सबसे पहले बेटे करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज। आइए जरा शुरू करते हैं।
तो हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटीज है वो 1,20,000 की है होल्डिंग की और 20,000 की है सब्सिडी की। लेट स्टार्ट। लो भाई, अच्छा करंट एसेट्स कहाँ लिखी सर आपने? करंट एसेट्स तो लिखी नहीं, पहले करंट एसेट्स को लिख लो भाई। हाँ, करंट एसेट्स कितने की है होल्डिंग की? 1,40,000 की, और उनकी कितने की है? 1,00,000 रुपए की, 2,40,000। अच्छा अब लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। होल्डिंग कंपनी की जो लायबिलिटी है, होल्डिंग कंपनी की जो लायबिलिटी है, क्या कहा मैंने? होल्डिंग कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कितने की है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज सर नॉन करंट लायबिलिटीज की, नॉन करंट लायबिलिटीज है 1,20,000 और उसकी है 20,000। लो बेटा जी दोनों को जोड़ दो, 1,20,000 और 20,000 दोनों को जोड़ दो जी। 1,20,000 और प्लस 20,000 हो गया कितना? 1,40,000। कंसोलिडेशन लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट करंट असेट्स सॉरी करंट लायबिलिटी। आओ बेटा अब करंट लायबिलिटी की बारी है। करंट लायबिलिटीज है हमारी 2,80,000 और 1,30,000। आइए जरा अब हम इसको जोड़ें, 2,80,000 और 1,30,000। 2,80,000 और 1,30,000 दोनों को जोड़ लो भाई। दोनों को आप जोड़ोगे 2,80,000 प्लस 1,30,000 तो ये बन गया बेटा कितना? 4,10,000। क्या कहा? 4,10,000। हाँ जी 4,10,000। अब बेटा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो है नहीं, अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस की। बेटे यहाँ पर ध्यान से करना, जो मैं करा रहा हूँ सिस्टमेटिक चलना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल तो एज इट इज लिख लो होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल तो एज इट इज लिखी जाएगी। हाँ जी कितने की है होल्डिंग कंपनी की? ये है बेटा 10,50,000 रुपए की। क्या कहा? 10,50,000 रुपए की। दूसरी बात, रिजर्व एंड सरप्लस जो है उसको थोड़ा सा हमें तरीके से लिखना होता है। क्या मतलब सर? एक्चुअली जो रिजर्व एंड सरप्लस है यहां पर हमें ये देखना होता है ध्यान से कि जो सामने वाला वेंडर, जो सामने वाला जो है सब्सिडी कंपनी है, उसका भी रिजर्व एंड सरप्लस है और हमारा भी रिजर्व एंड सरप्लस है। जो सामने वाले का रिजर्व एंड सरप्लस है और शेयर कैपिटल है वो तो जाएंगी अलग। यहां पर आएगी किसकी? पहले सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग की। आइए जरा होल्डिंग का कितना है भाई? होल्डिंग का कितने का है जी? होल्डिंग का है जी यहाँ पर, होल्डिंग का है नहीं जी, कोई रिजर्व सरप्लस यहाँ पर है ही नहीं जी। अच्छा चलो जी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब वर्किंग नोट में आते हैं, उधर वर्किंग नोट में आते हैं बेटा। ये जो वेंडर का, ये जो सब्सिडी कंपनी है, सब्सिडी कंपनी की कितनी नेट एसेट्स हैं जो हमने एक्वायर की? इनकी जो शेयर कैपिटल है वो है बेटा कितने की? 2.5 लाख रुपए की। तो 2.5 लाख रुपए की पूरी शेयर कैपिटल हमारे पास में आ गई। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस तो वहां पे नील था ही नहीं जी। वरना एक तरह से देखा जाए तो नेट एसेट्स काउंट करने के पर्पज से हम लोग क्या करते हैं? लायबिलिटी साइड लेते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी ना करके हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करते हैं। तो जितने परसेंट नेट एसेट्स हमारी होती है एक्वायर की हुई, जिसके बदले हमें जो कंट्रोल मिल रहा है वो कितने नेट एसेट्स में मिल रहा है? इतने पर। तो बेटा देखा जाए तो हमें क्या मिला यहाँ पर? हमारा जो पेमेंट गया वो एक्स्ट्रा गया। हमने 3,10,000 दे करके 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, जिसमें 2,50,000 की नेट एसेट्स को एक्वायर किया, है ना, कंट्रोल किया। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा? हमारी ये गुडविल। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम बैलेंस शीट में जब कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो ना तो हम असेट साइड के इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं और ना ही हम लायबिलिटी साइड में जो सब्सिडी कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस लिख रहे हैं। तो दोनों को यहाँ पे क्या हो गया बेटा? कैंसिल करके हमने क्या निकाला यहाँ पे? गुडविल। तो इन सब के बदले हम बैलेंस शीट में क्या लिख रहे हैं? इन दोनों का नेट कितना? 60,000। तो गुडविल कहां पे आएगी बताओ बेटे? सर जो गुडविल है एक बार चेक करो बेटा, ये क्या है हमारी? 3,10,000 हमने दिया और बदले में क्या मिला? 2,50,000। हाँ जी गुडविल आ गई हमारी कितने की? 60,000। वो कहाँ आएगी बेटा? कंसोलिडेशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद में इनटेंजिबल असेट्स।
के अंदर आएगी बेटे गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हाँ जी कितना 60,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट कंसोलिडेट हो गई। आइए जरा हम इसका टोटल करें फटाफट से, टोटल करके जाने तो सही जरा कितना टोटल हुआ। इधर बताओ जी, 10,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 4,10,000 16 लाख का टोटल बेटा यहाँ का हुआ। जरा असेट साइड की बात करते हैं, असेट साइड की बात करें, आइए जरा 13 लाख तो इसका टोटल है, प्लस 60,000 प्लस 2,40,000, भाई 16 लाख का हमारा टोटल इधर का भी हो गया। तो देखा जाए तो दोनों तरफ का टोटल हमारा बराबर है, हमारी बैलेंस शीट सही तरीके से कंसोलिडेट हो गई। मैं रुक गया जी। प्रथम और शुभम, ये जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, मुझे एक बार प्लीज बताएंगे क्या यहाँ तक आपका आंसर मैच हुआ? आपने घर से किया था, क्या यहाँ तक बेटे आपका आंसर मैच हो गया? मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके जवाब का। मुझे जल्दी से बताना। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर, कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 2 था ना? हाँ जी। आइए जरा मैं आपको लेकर के चलता हूं। सर सेम था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए जरा अब हम चलते हैं कहां पर आगे। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर, इसको मैं नाम दूंगा एग्जाम्पल नंबर 2A। एग्जाम्पल नंबर 2A। ओके जी जितेंद्र जी, वेरी गुड, आपका भी आंसर मैच है, शाबाश बेटा। आइए एग्जाम्पल नंबर 2A नाम रखूंगा। सर आपने ऐसे नाम क्यों रखे? क्योंकि बेटा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, मिलते जुलते जब केस हो तो उनमें ABCD चलाएंगे। आइए जरा, तो मैं आपको फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं जल्दी से। जितने आप मेरे साथ में एग्जाम्पल करते रहोगे ना, बस से समझ लो एग्जाम में गए और नंबर लेके आए, बस ये काम होना है। तो भाई दोनों कंपनी की बैलेंस शीट आपकी यहां पर दे रखी है बेटा। आइए जरा, मैं नाम वही रखूंगा, H लिमिटेड और S लिमिटेड। जल्दी से लिखें बेटा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। यही तो आएगी आपके एग्जाम में, है ना जी भाई, यही तो आएगी आपके एग्जाम में। तो हम वही डेट लेते हैं, फटाफट से लिखते चले जाओ जी। एक बार पहले क्वेश्चन को जरा लिख दें तेजी से। आइए जरा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था जी? यहाँ पर हमें दे रखा है जी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और यहां पर क्या क्या है बेटा? ए शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंदर क्या क्या है बेटा? एक तो है आपकी शेयर कैपिटल और दूसरा क्या है बेटा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है शेयर कैपिटल इसकी कितनी है, लिखते चले जाओ 10,50,000 और उसकी है जी 2.5 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस किसी का नहीं दे रखा है जी यहाँ पर, लेकिन आगे ये क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं पहले से आपको आदत डलवा के चलूंगा। फिर है जी हमारे यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी यहाँ पर तो पहले आएगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। आइए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं जी, और ये दे रखी हैं जी
इनकी दे रखी है जी, मान लिया ये है जी 60,000, और इनकी दे रखी है जी उधर उनकी 50,000। फिर हमारे पास में है बेटा डी, करंट लायबिलिटीज, इसमें दे रखा है जी 3,20,000, सॉरी 3,40,000, 3,40,000, और इधर दे रखा है जी ये 1,00,000। तो हमारा जो टोटल बना वो बना 14,50,000, 14,00,000। अच्छा इधर का अलग है, इधर का है जी कितना 4,00,000। फिर आगे बढ़े हम लोग, और हमने देखा यहां पर क्या है अब हमारी असेट्स। बेटे मेरे साथ साथ लिखते रहना, कहीं लगे फास्ट हो तो रोक लेना। असेट्स पहला है हमारा यहां पर नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है जी एक तो दे रखा है जी हमें यहां पर फर्नीचर, क्या दे रखा है जी फर्नीचर, और दूसरा दे रखा है हमें लैंड एंड बिल्डिंग। दो चीज हमें दे रखी है, ये दे रखी है जी 8,00,000 रुपए की, और ये दे रखी है जी फर्नीचर दे रखा है जी 2,00,000 रुपए का। इधर बात करूं तो यहां पर इसको लैंड एंड बिल्डिंग ना लिख के ना कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, ये है जी हमारा फर्नीचर, फिटिंग्स, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं। ये हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, और ये है हमारा कितना, ये है जी इधर 2,00,000 रुपए की, और ये है जी इधर फर्नीचर 1,00,000 रुपए का। लो भाई, फिर बात करते हैं इधर हमारे पास में और क्या है जी, हमारे पास में और है जी इधर बी, बी नहीं अभी इसी के अंदर अगला है हमारा यहाँ पर, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम दो इसको तो। फिर हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या नाम है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें नॉन करंट एसेट्स के अंदर होती है ना, हाँ जी। और इस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है के अंदर क्या है, कितने 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। लो बेटा जी, एस लिमिटेड के सारे शेयर्स इन्हीं के पास में थे, इन्होंने उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ये बन गई थी उनकी होल्डिंग कंपनी, और एस लिमिटेड बन गई इनकी सब्सिडी कंपनी। आइए जी चलते हैं आगे। तो फिर बात हुई हमारी यहां पर कैसे जी, देखो जरा, फिर हमारी बात हुई यहां पर बी, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स के अंदर मैं दो चीज लिख रहा हूं यहां पर एक है आपकी इन्वेंट्री, और दूसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट असेट्स की बात करें तो ये हो गया जी, इन्वेंट्री हो गई जी मान लिया 25,000 रुपए की, अच्छा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया जी 2,00,000 का। ये ऊपर वाले ब्लैक कलर से लिख दूं, 2,00,000 और 8,00,000, हाँ ब्लैक ब्लू कलर से लिख देता हूँ, 2,00,000 और 8,00,000, उधर 1,00,000 और 2,00,000 है, हाँ ब्लू कलर से लिख रहा हूँ बस, हाँ जी कितना 1,00,000 और 2,00,000। लो जी, अब बात करते हैं इधर 1,00,000 है तो ये 20,000 और 80,000। लो भाई, अब हमारी एक बैलेंस शीट तैयार हो गई, एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया जो एग्जाम में आया, तो हमें लाइन बाय लाइन जोड़ने में बड़ी हेल्प रहेगी इस क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्रीज के इन्वेंट्री भी हो गया, मतलब काफी सारे आइटम हो गए बैलेंस शीट के। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
प्रिपेयर CBS consolidated balance sheet as at 31st March 2022। तो आपको क्या बनानी है बेटे? CBS बनानी है, मतलब कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। क्या मैं शुरू करूं? आर यू रेडी? फटाफट से टाइप करो बेटा रेडी, ताकि मैं शुरू हो जाऊं। इससे ये रहेगा कि हाँ भाई हम सब लोग एक साथ कर रहे हैं। जल्दी से बताओ जी। रेडी? जितेंद्र, प्रथम, शुभम, करे शुरू। आइए फिर अब फटाफट से बहुत तेजी से हमें क्या करना है, आंसर नंबर डालो पहले, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम फिर एक फॉर्मेट खींचेंगे जल्दी से। लो जी, आंसर, लो जी फटाफट से बेटे बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। हाँ जी, लिखिए यहाँ पर फटाफट से CBS, ओके CBS। सिर्फ जितेंद्र रेडी है भाई, जितेंद्र का मैसेज आया भाई, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? मैसेज करो। एज एट 31st March 2022, और हो सके तो मुझसे आगे आगे चलो। इक्विटीज, इक्विटीज एंड liabilities, इक्विटीज एंड liabilities। एक तो ये है बेटा, इसमें क्या क्या है बताओ हमारा। आप देखोगे तो इसमें ना सबसे ज्यादा टाइम तो ना हमारा इन फॉर्मेलिटीज को पूरे करने में लग रहा है, और कुछ नहीं। शेयर होल्डर्स फंड्स, क्या क्या आएगा इसके अंदर? शेयर कैपिटल आएगी सर। अच्छा, और क्या आएगा सर? और आएगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आएगा सर। अच्छा बेटा, चलो ठीक है। फिर क्या आएगा सर? फिर तो यहाँ पे अगला हेडिंग आएगा जो हमें कभी देखने को मिलता ही नहीं है नॉर्मली क्वेश्चन में, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फटाफट से लिख दो बस। आप ये समझ लो क्वेश्चन को हमें दोबारा से उतारना है, समझ लो, तभी हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी। यहाँ पे क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करो तो यहाँ पर दोनों की आएंगी, H लिमिटेड और S लिमिटेड, दोनों को लिखा जाएगा और जोड़ करके आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। क्या यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज का नाम दे रखा है? डिबेंचर वगैरह कुछ है क्या? नहीं है। चलो फिर है करंट लायबिलिटीज, फिर है जी हमारी करंट लायबिलिटीज, डी पॉइंट, करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या आएगा बेटा? H लिमिटेड और S लिमिटेड, दोनों की लायबिलिटीज को जोड़ दिया जाएगा लाइन बाय लाइन। जी, लाइन बाय लाइन, इसी को तो बोलते हैं लाइन बाय लाइन। अच्छा सर, सर फिर हमारी एसेट साइड चलेगी? हाँ बेटा जी। यहाँ पे सर टोटल हो जाएगा? हाँ बेटा जी, टोटल, यानी फिर हमारी यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी क्या? असेट साइड। लो जी, ये हमारी असेट साइड। फिर पहले होगी हमारे यहाँ पे नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। सर क्वेश्चन डन, 25 कैपिटल रिजर्व, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। लेकिन बेटा प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिस करो, है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, शाबाश, बहुत ही सुंदर आपका जवाब आया, और बिल्कुल सही भी है जवाब। 25,000 का कैपिटल रिजर्व ही यहाँ पे आएगा। आइए जरा, सबसे पहली बात बेटे, यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या नाम दे रखे थे हमने? हमने सर यहाँ पर एक सर फर्नीचर लिख रखा था। अच्छा बेटा,
और सर हमने यहाँ पर ना प्लांट एंड मशीनरी ले रखी थी इस क्वेश्चन में, और ये होल्डिंग का अलग है और सर सब्सिडी का अलग है, दोनों का कंसोलिडेशन हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये है एच लिमिटेड, ये है एस लिमिटेड। बस करते वैसे रहना जैसे मैं करा रहा हूँ। तो ये तो हो गई जी हमारी क्या, ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थे, हम उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लेके जाएंगे उसको, वर्किंग नोट में, तो उसका यहाँ पे स्पेस में छोड़ेंगे। हाँ 1% मान लें गुडविल आने लगी तो हमें स्पेस छोड़ना था, लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं आ रही है। आइए जरा क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ कैसे रखनी है। करंट एसेट्स की बात करते हैं, ये जरा बताइए सर, करंट एसेट्स में हमारे पास में क्या क्या है? 2 करंट एसेट्स हैं सर यहाँ पर। एक तो है सर इन्वेंट्री और दूसरा है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो बेटा दोनों के नाम लिखते हैं पहले। इन्वेंट्री किसकी? एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की, दोनों की जुड़ जाएगी। सर क्या ये काम हम वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर कर सकते हैं? हाँ बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये आपकी चॉइस है, आप यहीं पे करें या वहां पे करें। और ये आ जाएगा जी हमारा यहाँ पर टोटल। तो शुरू करते हैं ये कंसोलिडेशन लाइन बाय लाइन एज पर AS 21। चलिए जी। अच्छा एक मैसेज और दे दूं, कहीं ऐसा ना हो फिर बीच में मिस हो जाए। बेटा आप लोगों को टेस्ट देने हैं, पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं, पिछले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, टेस्ट देने हैं, और टेस्ट देने से पहले आपको रिवाइज करना होता है। तो रिवाइज करने के लिए आपको कई बार दिक्कत आती है, तो चिंता मत करो, मैंने मैराथन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है और वो यूट्यूब पे डाल भी रखा है। मैं बार बार टेलीग्राम वाले चैनल में अपना लिंक शेयर कर ही रहा हूँ, वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, IGP के चैनल पर भी और मेरे चैनल पे भी। आप प्लीज उसमें चैप्टर वाइज, क्या कहा मैंने, चैप्टर वाइज रिवीजन है। जैसे अमालगमेशन के लेक्चर अलग है, इवन क्वेश्चन तक सेलेक्ट करके मैंने क्लास में करा रखे हैं उसमें, जैसे बच्चे को खुद रिवाइज करना होता है। तो आपको क्या करना है, बीच में ही मैसेज रोक के मैं दे रहा हूँ इसलिए कहीं मिस ना हो जाए, वरना फिर बातें ना याद नहीं आती। बेटा आपको वो मैराथन देखनी है चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज देख करके आपको क्या करना है, जैसे आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया तो आप क्या करो, फिर उसका टेस्ट दो। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, स्क्रीन पे ही क्वेश्चन है, आपको बस सुनते जाना है, देखते जाना है, कंप्लीट रिवीजन। वहां पर नोट्स अलग से नहीं चाहिए उसके लिए, ग्रुप 2 की। हाँ ग्रुप 1 के लिए चाहिए, मैंने नोट्स दे दिए हैं वो टेलीग्राम में। आइए वापस आते हैं अपनी क्लास पे, वापस आते हैं। तो भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो हमें कंसोलिडेशन किसका करना है बेटे, असेट साइड से शुरुआत करते हैं। असेट साइड से 2 लाख और 1 लाख, कितना हो गया बोलो, 3 लाख। क्या नाम, फर्नीचर। फर्नीचर में 2 और 1 है। आइए जी, होल्डिंग कार, सब्सिडी का, फर्नीचर का हम देखें तो यह है जी 2 लाख और यह है 1 लाख। टोटल कितना हो गया बेटा, 3 लाख। ध्यान से मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं बेटा, होल्डिंग और सब्सिडी की। आइए जरा प्लांट एंड मशीनरी कितने की है चेक करो। प्लांट एंड मशीनरी है यहाँ पर 8 लाख और 2 लाख। अब मैं इन दोनों को जोड़ने जा रहा हूँ, 8 लाख और 2 लाख, लाइन बाय लाइन, ओहो हो, लाइन बाय लाइन। 8 लाख और 2 लाख कितना हो गया बेटा, 10 लाख। 10 लाख। फिर बात कर रहे हैं किसकी, करंट एसेट्स की। आइए जरा करंट एसेट्स को देखो। सबसे पहले है इन्वेंट्री 25 और 20, और फिर होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 और 8, 25,000 और 20,000 इन्वेंट्री में आएंगे। लो जी बेटा जी, 25,000 और 20,000 कितना हो गया बेटा, 45,000। और फिर इसके बाद में क्या है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 लाख और 80,000, 8 लाख नहीं, 2 लाख और 80,000, 2 लाख और 80,000 कितना हो गया बेटा, 2,80,000। तो अगर मैं देखूं हमारी असेट साइड में कंसोलिडेशन हो गया। ये जो इन्वेस्टमेंट है, आइए जरा हम इन्वेस्टमेंट को वर्किंग नोट में लिखाएं। चलिए जरा फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट
नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जो हमने कंट्रोल किया उस पर हमारी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ी हमें किसी चीज को कंट्रोल करने की। भाई हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे किया, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरह का पेमेंट ही तो है, जैसे पीसी पेड होता था ऐसी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड हमारे कितने के हैं, जरा चेक करो बैलेंस शीट में, चेक करो बैलेंस शीट में। ओ ये तो गड़बड़ हो गई, हमने इन्वेस्टमेंट की फिगर नहीं लिखी 2,25,000 की, मैंने ओरली बोल दिया होगा। 2,25,000 की फिगर लिखना भूल गया। आइए बेटा प्लीज लिख लीजिएगा, अभी आप ही के सामने एग्जांपल बना रहे हैं। 10 लाख प्लस 2,25,000 प्लस 25,000 प्लस 2 लाख। आइए जरा, तो 2,25,000 बेटे हमारा यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने एक वर्किंग नोट में लिख लिया 2,25,000 रुपये। चलिए जी, ये हमने लिख लिया जी। इसमें से हम क्या करेंगे बताओ, घटाएंगे नेट असेट्स एक्वायर्ड। मुझे एक चीज का आंसर देंगे फटाफट से बच्चे, हमने कितने परसेंट कंट्रोल कर रखा है, हमने सामने वाले के बिजनेस में कितने परसेंट कंट्रोल कर रखा है, 100% है ना, 100%। तो हमने एक तरह से नेट एसेट्स कितनी एक्वायर कर रखी है, वहां पर कंट्रोल में कितनी ले रखी है, वो भी 100%। तो यहाँ पर जो हम काम करेंगे, अब शेयर कैपिटल की बात कर लें क्या। सर आपने कहा था पहले लायबिलिटी साइड चल लो, कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इधर कहाँ गया, ये रहा, लायबिलिटी साइड चलते हैं। चलो करंट लायबिलिटी सबसे पहले यहाँ पर देखिए, करंट लायबिलिटीज। आइए जरा करंट लायबिलिटी को जोड़ते हैं, 3,40,000 और 1 लाख, 3,40,000 और 1 लाख, फटाफट से लिखो बेटे, 3,40,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया, 4,40,000, 4,40,000 फुल। वेरी गुड शुभम। अच्छा अब ये देखो हमारे पास में इधर कहाँ गया, ये रहा, नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है, 60,000 और 50,000। क्या कहा मैंने, 60,000 और 50,000, फटाफट से लिखो कितना हो गया, 1,10,000, 1,10,000। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो कभी मिलेगा नहीं, आपको पता है बेटा। शेयर कैपिटल की मैं बात करना चाहता हूँ, रिजर्व सरप्लस की, पहले होल्डिंग की बात करो। होल्डिंग की शेयर कैपिटल है 10,50,000 की, और होल्डिंग के पास में अभी कोई भी रिजर्व नहीं है, नहीं है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है कितनी, बेटा देखो ध्यान से, मैं टिक लगा रहा हूं। हमने ये ट्रांसफर कर लिया, ये दोनों ट्रांसफर कर लिए, ये दोनों ट्रांसफर कर लिए, ये भी ट्रांसफर कर लिया, 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 सब ट्रांसफर कर लिए। बस एक चीज रह रही है ये, आइए जरा इसको भी निपटा लेते हैं। बाकी सारी तो हम चीज कॉन्सोलिडेट कर चुके हैं, सिर्फ 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल रह रही है। आइए जरा 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल क्या है हमारे लिए, नेट एसेट्स एक्वायर्ड, यानी कि 2,50,000 रुपए की शेयर कैपिटल इंटू 100%। बेटा रिजर्व सरप्लस तो वहां पे कुछ है ही नहीं, उनके यहाँ पर रिजर्व सरप्लस तो कुछ भी नहीं है, वरना उसको जोड़ देते हम लोग नेट एसेट्स एक्वायर्ड में। ध्यान रखना, हम जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं वो उस डेट का कंसोलिडेशन कर रहे हैं जिस डेट पर, क्या कहा मैंने, जिस डेट पर, क्या कहा मैंने, जिस डेट पर हमने बिजनेस को मतलब कंट्रोल में लिया, उस डेट पर हमारे को क्या कॉस्ट पड़ी कंट्रोल करने की, बेटे उस हिसाब से हमारा कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, आइए जरा कितना हो गया, देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिजर्व। लो बेटा जी,
2,25,000 दे करके हमने 2.5 लाख की नेट एसेट्स को कंट्रोल कर रखा है, यानी कि 25,000 तो हम फायदे में हैं। ये हमारा कैपिटल रिजर्व। तो एक तरह से देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी जो है, होल्डिंग कंपनी ने इस कंट्रोल को करने में फायदा है, उसको कैपिटल नेचर का फायदा हुआ। कैपिटल रिजर्व ये कहाँ आएगा बेटा? बैलेंस शीट में। आइए जरा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस है वहीं पर ही लिखा जाएगा कैपिटल रिजर्व 25,000। नेक्स्ट बेटा इसका टोटल करो फटाफट। और तो कुछ रहा ही नहीं यहाँ पर, और कुछ रहा ही नहीं। 10,50,000 प्लस 25,000 प्लस 1,10,000 प्लस 4,40,000, कितना आ गया बेटा? ये 16,25,000। आइए अब हम चलते हैं असेट साइड का टोटल करने। 13 लाख और 15,80,000 और 45,000, 16,25,000। इधर का बेटा टोटल सेम आ गया 16,25,000। तो मैं ये मान सकता हूं कि बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, क्या मैं ये मानूं कि बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? चलिए प्लीज मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। आइए अब हम चलेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, इसको मैं पहले पुराने वाले पेज पे शिफ्ट कर दूं। आइए जरा, यहीं पे आ गया। अब हम जरा नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। अब हम चलेंगे जी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। प्लीज 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 मुझे बताएं बच्चों, बेटा प्लीज मुझे बताओ यहां से पहले सारा ओके है? बहुत धीरे धीरे चलना है, सिस्टमेटिक चलना है। प्रथम का जवाब आया कि सर क्लियर है, बाकी बच्चे का जवाब नहीं आया। हेडिंग डालिए इसमें, व्हेन देयर इज रिजर्व एंड सरप्लस आल्सो इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हो तो बेटा हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना? हाँ सर। आओ जरा एक क्वेश्चन फटाफट से एक बैलेंस शीट बनाओ। हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है जी, हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है बेटा जी, होल्डिंग और सब्सिडी की। ये है एच लिमिटेड और वो है एस लिमिटेड। और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो आएगा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। लो बेटा जी फटाफट से लिखना, जरा टाइम बचाते हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले यहां पर शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंदर दे रखी है हमें क्या? शेयर कैपिटल। क्या क्या दे रखा है बेटा? हमें दे रखी है शेयर कैपिटल और हमें दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों का बेटे अब की बार क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस भी अवेलेबल होगा। आइए, शेयर कैपिटल हमें दे रखी है जी, होल्डिंग की दे रखी है बेटा 24 लाख रुपए की, 24 लाख रुपए की। और जो सब्सिडी है उसकी दे रखी है बेटे 5,50,000 रुपए की। इधर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं, इनका दे रखा है बेटा 3 लाख रुपए का, उनका दे रखा है 2 लाख रुपए का। फिर बात आएगी किसकी बेटा? बी।
एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सी नॉन करंट लायबिलिटीज। डी करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं जी 20,000 रुपए की, और ये हैं जी 3,80,000 रुपए की करंट लायबिलिटी। इधर बात करते हैं, ये है जी 50,000 रुपए की, और ये है जी 3 लाख रुपए की। तो देखा जाए इधर का टोटल हो गया जी हमारा 31 लाख का, और इधर का टोटल हो गया हमारा 11 लाख का। फटाफट से नोट करें। इधर अब हो गई हमारी शुरू क्या, असेट्स साइड। आइए बेटा जी असेट साइड। अब असेट साइड की मैं बात करूं बेटा, यहां पर सबसे पहले है हमारा नॉन करंट असेट्स। और बेटा नॉन करंट असेट्स के अंदर हमें क्वेश्चन ने दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनका दे रखा है जी 20 लाख रुपए की अमाउंट बता रखी है, और उनकी बता रखी है जी 8 लाख रुपए की। फिर बात करते हैं, यहीं पर ही क्वेश्चन हमें दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है इन 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। और जी ये कितने का है जी, ये है जी 8 लाख रुपए का दे रखा है बेटा जी। अच्छा तो ये तो बेटे सिर्फ इन्हीं के यहाँ पे होगा ना, आपको भी पता है इस चीज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, बी करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर इनकी करंट असेट्स दे रखी है 3 लाख रुपए की, और उनकी करंट असेट्स दे रखी है 2 लाख रुपए की। लो भाई करो बेटा टोटल। 31 लाख तो इधर का हो गया जी, और उधर कुछ गड़बड़ है। 8 और 2 10, उनके भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये है अदर्स, अदर इन्वेस्टमेंट। इनके यहाँ पर नहीं थे, उनके यहाँ पर थे 1 लाख रुपए के। कितने के बेटा, 1 लाख रुपए के। तो टोटल है इसका कितना, 11 लाख रुपए। लो जी बेटा जी, क्वेश्चन हमारे सामने है, और क्वेश्चन ये कहता है प्रिपेयर, क्या कहा बेटा, प्रिपेयर CBS एज एट 31 मार्च 2022। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से बच्चे एक बार पहले ट्राई करेंगे, फिर मैं करवाऊंगा उनको। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करेंगे।
जल्दी से ट्राई करके मुझे मैसेज करो कि सर हमने कर लिया। करें शुरू। शुभम, प्रथम, जितेंद्र, जल्दी आओ तीनों शेर बच्चे। भाई मजा लगा रखा वैसे तुम लोगों ने। तुम लोग ही हो बस इस टाइम पे बस मेरे साथ में पूरी जान लगाने के लिए लाइव में। आइए शुरू करते हैं। प्रिपेयर सीबीएस। बेटा ध्यान रखना, अगर ये चैप्टर आपको आसान लग रहा है तो वो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि आप मेरे साथ साथ में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट टाइम आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और फटाफट आंसर किए जा रहे हैं, तो बेटे ये आपकी ना बहुत बड़ी कैलिबर है आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है फिर ये, कि आप ना बहुत अच्छे से कैचिंग कर रहे हैं रियली। तो आप बस इस चीज को बनाए रखना, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर है जिसको बोला जाता है मुश्किल अकाउंट वर्ल्ड में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है जी सारा। जब से हम लोग पढ़ा करते थे तब से इस चैप्टर को मुश्किल बताया जाता है। एक बार हमें मुश्किल लगने लगा था, लेकिन जब प्रैक्टिस की तो बस फिर पता चला ओहो ये क्या चीज मांगती है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, एच लिमिटेड। अरे रे रे, ये तो कंसोलिडेटेड है ना, तो यहाँ पर तो एक ही कॉलम बनेगा ना। ओहो ये बात है, तो हम इसको हटा देते हैं बाद वाले कॉलम को। आइए जी, तो बेटा हेडिंग डालो फटाफट से, जल्दी से हेडिंग डालेंगे सब बच्चे। सर क्वेश्चन डन, गुडविल, वेरी गुड। आइए अब मैं भी चलता हूँ, शाबाश। इक्विटीज एंड इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। शाबाश शुभम, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया बात बेटा शुभम। बेटे बाकी बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं, मुझे बताएं जरा। सबसे पहले आ गया यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। बेटा बस करना विद प्रेजेंटेशन, बिना प्रेजेंटेशन की बात मत करना, करना विद प्रेजेंटेशन। एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा नंबर जो आएंगे वो इसी वजह से आएंगे कि आप सही तो कर ही रहे हैं, उसको प्रेजेंट भी अच्छे से कर रहे हैं। बी, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। सी, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या कहा मैंने? नॉन करंट लायबिलिटीज। डी,
करंट लायबिलिटीज, लिखो बेटा टोटल। फिर अगला नंबर क्या है जी यहां पर, असेट्स, बेटा ये हो गया हमारा नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं बेटा, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। एक तो है बेटा क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, हाँ बेटे एक्चुअली सब्सिडी कंपनी के यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट है ना 1,00,000 रुपए की, वो तो लिखे जाएंगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रथम ने भी कर लिया, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड प्रथम, बहुत बढ़िया, दोनों बच्चों का आंसर सही है, शाबाश बेटा, बहुत सुंदर आंसर मेरे बच्चों का, वेरी वेरी गुड। आइए जी, बस ऐसे ही करके आना एग्जाम में, आपको प्रेजेंटेशन के साथ करो थोड़ा सा बस, है ना। करंट असेट्स, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में गुडविल आ रही है ना, ठीक है, आप लोगों ने निकाल लिया, बहुत सुंदर बात। तो मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ देता हूँ कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हमें स्पेस छोड़ देना चाहिए इस तरह से, अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो उसमें स्पेस छोड़ देना चाहिए हमें। आइए जी, फिर अब अगली बात करते हैं यहाँ पर बी, करंट असेट्स की। करंट असेट्स, इसमें कोई और चीज है क्या, करंट असेट्स में कोई नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं जी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे खाली करंट असेट्स ही लिखा जाएगा। ओके जी, चलिए 1 मिनट, एक काम कर लेते हैं, 1 मिनट को। हाँ जी, तो हम थे कहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 3 पर, और एग्जाम्पल 3 में हमने कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने लग रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमने हेडिंग डाल दिया था करंट एसेट्स का, जिसके अंदर एक है एच लिमिटेड और एक है एस लिमिटेड, और ये काम हमें सभी के साथ में करना है इधर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी ऐसा होना है कि भाई एच लिमिटेड और भाई एस लिमिटेड, इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एच लिमिटेड और जी एस लिमिटेड, ये अदर वाले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर भी हमें एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, ठीक है ना, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, कैसे ही करना है कि भाई एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों का, है ना जी। चलिए जी, यहाँ तक सब बात ओके है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे जी स्टेप बाय स्टेप। पहले जरा यहाँ पे टोटल का कॉलम खींच दो, लो भाई टोटल का कॉलम भी हमने यहाँ पर खींच दिया जी। अब चलेंगे बेटा जी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेटे क्या करेंगे बोलो, हवन करेंगे, हवन नहीं नहीं हवन नहीं, क्या करेंगे बोलो, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे। पहले असेट साइड से लेते हैं हमेशा, सबसे पहले बेटे हमेशा एग्जाम में असेट साइड लेना, 20 और 8 28, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या कहा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 20 लाख, क्या कहा मैंने, 20 लाख और 8 लाख, कितना हो गया बेटा
ये हो गया जी 28 लाख, 28 लाख, 28 लाख की है हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जो एस लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको छोड़कर आइए जरा, एच लिमिटेड के यहाँ कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट है क्या जो एस लिमिटेड के अलावा कहीं और है? नहीं जी, लेकिन एस लिमिटेड के यहाँ पर ऐसे हैं 1 लाख रुपए के। तो आइए जरा, इनके यहाँ पर तो हैं 1 लाख रुपए के, क्या कहा, इनके यहाँ पर तो हैं एस लिमिटेड के यहाँ पर तो हैं 1 लाख रुपए के, लेकिन उनके यहाँ पर नहीं है, होल्डिंग के यहाँ पर। इसका मतलब 1 लाख रुपए के आ गए हमारे यहाँ पर आउटसाइड वाले इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट एसेट्स की बात करें। जो एच लिमिटेड है बेटा जी, जो एच लिमिटेड है उसके कितने हैं? 3 लाख और एस के हैं 2 लाख। वाह 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 वाह। एच के हैं 3 लाख, क्या कहा, एच के हैं 3 लाख और एस के हैं बेटा 2 लाख। 3 और 2 5, बेटा ये कितने हो गए बाबू? 5 लाख। 5 और 1 6 और 28 कितने हो गए? 34 लाख। तो बेटा जी 34 लाख का मामला है, लेकिन अभी सर टोटल नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या पता गुडविल आ जाए, जैसा बच्चे बता रहे हैं, क्या पता कैपिटल रिजर्व आए, इसलिए टोटल नहीं किया। तो आइए जरा इन्वेस्टमेंट को और लिख लें हम लोग वर्किंग नोट में, ताकि हमारी बात पूरी हो जाए कि भाई हमने यहाँ पर इधर वाली बात पूरी कर ली है। आइए बेटा वर्किंग नोट और इसमें वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बेटा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना कंट्रोल कर रखा है इन्होंने? 100% या कम? सर इन्होंने इस क्वेश्चन में भी 100% कर रखा है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, कितने का पेमेंट किया? सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सी लिमिटेड में, और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने खर्च किए ताकि उस पर कंट्रोल कर सके 8 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं सर। आठ लाख रुपए इन्होंने खर्च किए। अब इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? नेट असेट्स जो इन्होंने एक्वायर की है ऐसा पेमेंट करके, कितनी होल्ड की है इन्होंने नेट असेट्स, वो भी 100% है। हाँ सर वो भी 100% है, तभी तो बात बनी। आइए जरा, यहां पर होगा क्या? शेयर कैपिटल होगी और बेटे क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस होगा। 2 नोट में इस क्वेश्चन में आपको बनवाऊंगा एक्स्ट्रा, 2 वर्किंग नोट यहां पर अब हम एक्स्ट्रा बनाना सीखेंगे, जो पिछले क्वेश्चन तक नहीं थे। क्या है सर? एक छोटा सा वर्किंग नोट हम लोग यहीं पर इसी के बराबर में बनाएंगे हम लोग, जिसका नाम क्या होगा? वर्किंग नोट नंबर 2। नहीं वो तो होगा सर, नाम क्या होगा? इसका नाम होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि कोई ऐसी परसेंटेज जो हमारे होल्ड में नहीं है। मतलब क्या जरूरी है कि हमने कहीं पे भी शेयर्स खरीदे हो तो सारे शेयर्स खरीद लिए? 50% से ज्यादा है लेकिन 100% से कम है तो हाँ, तो ऐसे केस में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ आउटसाइडर्स की कैलकुलेशन करनी होती है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट उनको बोलते हैं, मतलब वो लोग जो माइनॉरिटी हैं, चलेगी किसकी? जिसकी मेजोरिटी है। मेजोरिटी कौन है? जिसका कंट्रोल है। कंट्रोल कैसे है? उसने 50% से ज्यादा होल्ड कर रखी है, मतलब मेजोरिटी उनके पास है। तो बाकी लोग क्या बच गए? जो एक तरफ मेजोरिटी हो जाती है तो दूसरी तरफ माइनॉरिटी हो जाती है ना। खैर फिलहाल इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन आपको जरा आदत डलवा रहा हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज ऐसी नहीं है कि जो आउटसाइडर्स के हाथ में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में इसकी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अगली बात करता हूँ, आइए जरा वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, एनालिसिस
ऑफ प्रॉफिट। यहां पे देखो प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। जो एस लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस है, बल्कि प्रॉफिट ना लिख के ना इसको लिखो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ना लिख के इसको लिखो। अरे भैया क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इसको लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम वाई लिमिटेड, एस लिमिटेड के प्रॉफिट का यानी उनके रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ एनालिसिस किया करेंगे यहां पर। क्यों सर, ऐसा क्यों? एक्चुअली बेटे इसमें कुछ चीज है जो आपको देखनी हुआ करेगी। आपको ये देखना होगा कि जो परचेजर छोड़ो, कि जो एस लिमिटेड है उसको जब आपने खरीदा था, क्या कहा, उसको जब आपने खरीदा था मतलब उसको जब आपने कंट्रोल में ले लिया था, उस डेट पर जो प्रॉफिट थे वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी? वो क्या कहलाते हैं जी? वो कहलाएंगे आपके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। एक और नाम इसका होता है, मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख दूंगा, कैपिटल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं उनको। ये कुछ कैलकुलेशन करनी हो करेगी जो बड़ी आसान है और समझ में आ जाएगी अभी थोड़े टाइम के बाद में कि करना क्या है यहाँ पर। आइए जरा, एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपनी होती है, जो ऐसी कंपनी होती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है ना, हमने कंपनी को जो है कंट्रोल में लिया है, तो जो कंट्रोल लेने वाली कंपनी है उसके लिए तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है ना। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट है। अब उन्होंने जिस टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम पर सामने वाले कंपनी की शेयर कैपिटल में पैसे लगाए, हाँ बिल्कुल लगाए। सामने वाले के ओनर बने, हाँ बिल्कुल बने। तो सामने वाले की बैलेंस शीट में जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स को निकालने का क्या तरीका है? शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, तो कुछ ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं जो उस डेट के रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं जिस डेट को हमने उसको होल्ड किया, तो उनको अलग रखा जाता है। और बाकी कहलाते हैं हमारे क्या? पोस्ट एक्विजिशन। ये प्री एक्विजिशन हो गए, ये क्या हो गया बेटे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कहलाते हैं, जिसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स का नाम भी देते हैं। आइए जी, एक बार ये चेक कीजिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है रिजर्व एंड सरप्लस का। बात सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है? एस लिमिटेड की। क्या मतलब सर? मैं बताता हूँ, एक बार पहले बना लीजिए। आइए वापस चलते हैं, फिर मैं आऊंगा इस पे। क्या हमने बना लिया? हमने असेट साइड कर ली कंसोलिडेट, इन्वेस्टमेंट को लिख लिया जहां लिखना था। अब हम लायबिलिटी साइड कंसोलिडेट करने चलते हैं और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस मिलेंगे, उनसे फिर बात करेंगे। आइए जरा पहले करंट लायबिलिटीज को निपटा लो। पहले सबसे पहले बेटे निपटाओ किसको? करंट लायबिलिटीज को। बताओ जी, 3,80,000 और 3 लाख कितने हो गए? 6,80,000। आइए बेटा जी, कितने हैं? 3,80,000 और 3 लाख। तीन लाख 80,000 और 3 लाख, ये हो गए हैं कितने बेटा? 6 लाख रुपए के। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज की। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या था जी? यहां पर 20,000 और 50,000। आइए दोनों को जोड़ देते हैं। 20,000 और 50,000, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया बेटा? ये 70,000। 70,000, ठीक है जी, 70,000। तो टोटल कितना हो गया देखा जाए तो यहाँ पर लायबिलिटीज का? भाई
3,80,000 और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3,50,000 50 और 20 70 और 3 1 मिनट 20 और 30 ठीक है और ये कितना हो गया 3 और 50 ठीक है हो गया। और फिर फिगर अलग क्यों आ रही है 20,000 और 3,80,000 4 लाख को तो हमने ऐसे तोड़ लिया फिर 3 लाख और 50,000 अच्छा ये 6,80,000 है ना ओ तभी मैं कहूँ तभी तो कहूँ ये टोटल मैच होना चाहिए क्वेश्चन से हमारा। आइए जी तो यहाँ पर हो गया हमारा नेक्स्ट। अब हम चलते हैं बेटे कहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले बेटे होल्डिंग की बात करो होल्डिंग की बात करो सबसे पहले बेटे बात करो किसकी होल्डिंग की शेयर कैपिटल कितने की है सर शेयर कैपिटल है इसकी 24 लाख रुपए की। इसको लिख लो आप पहले मैं ब्लैक से ही लिखूंगा 24 लाख रुपए और होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख लो कितने का है जी ये है जी होल्डिंग का है जी 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का। अब सब्सिडी की बात करते हैं सब्सिडी की जो शेयर कैपिटल है पहले शेयर कैपिटल का हिसाब किताब करते हैं। क्या शेयर कैपिटल हमारी क्या कहा मैंने क्या शेयर कैपिटल जो है हमारी वो कितने की है 5,50,000 की है। क्या फिर से पूछ रहा हूँ क्या शेयर कैपिटल हमारी सारी हमने होल्ड कर रखी है हाँ जी 100%। तो यानी कि 5,50,000 क्या कहा 5,50,000 शेयर कैपिटल आ गए जी कंट्रोल। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करो ये जो 2 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस ये दे रखा है किसका सब्सिडी कंपनी का ये 100% हमारा है हाँ जी हमारा है क्योंकि सारे के सारे उसके मालिक हम ही तो हैं। यानी कि देखा जाए तो 7,50,000 क्या कहा मैंने 7,50,000 क्या कहा मैंने 7,50,000 की नेट एसेट्स है जो हमने एक्वायर की थी कंपल्सरी नेट एसेट्स एक्वायर की थी और सॉरी बदले में क्या दिया था 8 लाख का पेमेंट। यानी कि बेटा देखा जाए तो एक्स्ट्रा पेमेंट गया और ये क्या है हमारा गुडविल 50,000 गुडविल बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। अब आगे बात करते हैं पहले इसको लिखाते हैं यानी कि ना तो हम सब्सिडी कंपनी की शेयर कैपिटल लिखेंगे ना ही हम सब्सिडी कंपनी की का रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे और ना ही हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। दोनों का नेट करके हम कितने लिखेंगे 50,000 कहाँ आएंगे ये गुडविल में आएंगे जी इंटेंजिबल एसेट्स में। आइए जी ये रही जी यहां पर लिखिए इंटेंजिबल असेट्स गुडविल 50,000 रुपए की। आइए बेटा टोटल करते हैं बाकी तो सब कुछ हो गया टोटल करो जी 24 और 3 27 और 6 33 और 1 34,50,000 34,50,000 इधर का टोटल हो गया बेटा हमारा कितना 34,50,000 नंबर एक बात। आइए अब बात करते हैं आगे नंबर दूसरी बात 28 और 1 29 और 5 34 ये बेटा कितना हो गया 34,50,000 ये हमारा कंसोलिडेशन हो गया जी। अब एक छोटी सी बात जल्दी से बेटे इन दोनों वर्किंग नोट का क्या होना है अब हम अगले क्वेश्चन बात करेंगे इसके रिगार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग बात करेंगे। एक पहले यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल दो जल्दी से एक नोट डाल दो एक नोट डालेंगे सारे बच्चे फटाफट से लिखें नोट और उसमें ध्यान से लिखेंगे जो मैं लिखा रहा हूं
till this example we solved all above three examples based on assumption that होल्डिंग कंपनी या मैं कहूं एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। हमने यहां पर क्या माना, क्या सोच करके हमने यहां पर अकाउंट अभी तक हमने बात की है कि भाई बैलेंस शीट डेट पर खरीदा जा रहा है एंड कंसोलिडेशन इज आल्सो ऑन सेम डेट। कंसोलिडेशन जो है सेम डेट पर ही हो रहा है, हमने ऐसे मान करके क्वेश्चंस को सोल्व किया है। क्या मतलब सर, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें ये बात बता करके एक ब्रेक दूंगा ताकि तुम्हारे माइंड को एक पोज मिले और फिर हम ब्रेक के बाद में उसको एक नए तरीके से उसको करके दिखेंगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, डोंट वरी। क्या है सर बताओ? ये चलो एक काम करते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं, है ना, ताकि आपके दिमाग को एक थोड़ा सा पोज मिले और बात फ्रेश माइंड में पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो हम 5 मिनट का भी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और पूरे 5 मिनट का 5 मिनट के बाद में हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा एक नई चीज सिखाएगा। आइए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
हाँ जी, आ गए बच्चों, ब्रेक ओवर। आओ जी शुरू करें। बेटा एक बार जल्दी से बताओ, आप लोग आ गए हैं कि ब्रेक से? प्रथम, शुभम, जितेंद्र, बेटे सारे बच्चे आ गए हैं क्या ब्रेक से? आइए देखिए, ये अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स थे वो हमारे किस पर बेस्ड थे? इस बात के ऊपर कि भाई जिस डेट को हमने खरीदा उसी डेट पर कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट दे रखा था वो सारा का सारा कौन सी डेट का था? वो 2 लाख रुपए जो दे रखे थे हमें, यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल की मैं बात करूं, यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये सारे के सारे हमने मान लिया कि ये इसी डेट के दे रखे थे हमें, मतलब सॉरी, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट था ये हमारा। आइए सुनिए जरा ध्यान से, यानी कि इसके अंदर कोई भी पोस्ट एक्विजिशन का नहीं था। क्या मतलब है सर आपका इस बात को लेकर के? मैंने कहा मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले इस बात को समझना अच्छे से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बेटा एक बार प्लीज मुझे बताओ, आप लोग आ गए हैं क्या ब्रेक से? एक बार प्लीज मुझे मैसेज करके बताओ जल्दी से, आप लोग आ गए हैं क्या? हाँ जी, प्रथम, शुभम, जितेंद्र और बाकी बच्चे जल्दी से बताओ बेटे। यस, शुभम का यस है, प्रथम, जितेंद्र जल्दी। आइए मैं शुरू करता हूं आगे की बात। लो बेटा, बेटे आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा होगा फर्स्ट ग्रुप में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। मैं तो कहता हूँ एक चैप्टर पढ़ा है उसका तो आपने पूरा, उस चैप्टर में आपने पता है क्या पढ़ा है? बताओ सर। आपने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग खोलते हैं, याद है आपको? हाँ सर। देखिए जरा, मैं आपको याद दिला रहा हूं एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। जब आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, एक मिनट होल्ड करना, पंखा बंद कर लो जरा। आइए बेटे, आपने पढ़ा था यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसमें आपने 3 कॉलम बनाए थे। कितने बनाए थे बोलो? 3 कॉलम। पता है वो कौन कौन से थे? याद करो सर, उसकी बात यहाँ पे हाँ बेटा रिलेवेंट है। डेट, पार्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स। ये तब की बात हो रही है जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था किसमें? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। सर ये नोट करना है क्या? हो सकता है ना बच्चा पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कर भी सकते हैं, नहीं करें तो समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा। यहाँ पे आपने 3 कॉलम मेंटेन किए थे। एक मेंटेन किया था नंबर ऑफ शेयर्स का, दूसरा कॉलम आपने मेंटेन किया था इनकम का, और फिर आई थी यहाँ पे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पार्ट था या अमाउंट जो भी आप लिखते थे, डेट, पार्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर यहां पर इनकम का आता था, फिर आप यहां पर प्रिंसिपल या फिर आप लिखते थे वहां पर प्रिंसिपल के बजाय खाली अमाउंट।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आपने सबसे पहले आपने क्या किया था, हम जब सर इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं हम लिखते हैं सर टू बैंक। हाँ बेटा आपने ऐसा किया था, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जितने रुपए की अमाउंट है आपने पे किए, वो आपकी कॉस्ट यहाँ पर आ जाती थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने एक वर्ड पढ़ा था वहां पर डिविडेंड या फिर इनकम। इनकम वाले कॉलम में डिविडेंड भी आती थी, राइट शेयर्स वैल्यू ऑफ राइट जब बेचते थे तो उसकी इनकम अगर वैल्यू नहीं गिरी है तो आपने कर रखा है तो इनकम में आती थी। अब मैं डिविडेंड की बात करता हूं। डिविडेंड एक था वहां पर, अगर मान ले मैं इनकम में खाली डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड दो तरह के थे। डिविडेंड आपके क्या होते हैं बेटा, ये प्रॉफिट ही तो होते हैं देखा जाए तो। ये आपको पता है कि दो तरह के थे आपके, आपने इसकी अकाउंटिंग कर रखी है। एक है बेटा प्री एक्विजिशन और दूसरा है बेटा पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। आप मुझे बताओ ध्यान से, प्री एक्विजिशन आपने क्या कहा था कि सर ये ना सर कैपिटल नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है या कैपिटल नेचर की, ये ना सर कैपिटल नेचर की अमाउंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है सर। रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्या मतलब? एक्चुअली सर जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट की डेट से पहले वाले प्रॉफिट अगर मिल जाते थे, डिविडेंड पिछले वाले पीरियड का मिल जाता था या पिछले वाले प्रॉफिट में से बढ़ता था, तो हम उसको बोलते थे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हम कहते थे तो मजा आ गई, हमारा तो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कॉस्ट की रिकवरी हो गई एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि खरीदने से पहले वाली डेट की अगर कोई प्रॉफिट मिल जाए तो हमारे लिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होते थे, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं। तो हम इसको एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, हम इसको ऐसे किया करते थे, है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल, क्योंकि रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते थे। ऐसे बेटे यहां की बात हम लोग कर रहे हैं। कहां की सर? यहां की। यहां पे क्या होता है, यहां पे आप उसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट नहीं, आप उसको मानते थे कि ये है आपकी इनकम और आप इसको एंट्री में डालते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम और डिविडेंड इनकम टू पीएनएल, मतलब आप इसको इनकम वाले कॉलम में ले जाते थे। सीधी सी बात है, पोस्ट एक्विजिशन वाला डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट। अब जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है दोनों की, होल्डिंग की और सब्सिडी की, उसमें से मैं बात कर रहा हूं होल्डिंग की। होल्डिंग ने अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख रखा है। अभी ये प्रॉफिट बटे तो नहीं है, अभी ये प्रॉफिट सब्सिडी ने बांटे नहीं है, इसलिए होल्डिंग ने अपने यहां पर इसकी कोई एंट्री नहीं कर रखी। लेकिन अगर मैं दोनों कंपनी की बैलेंस शीट को जोड़ दूंगा तो जोड़ते हुए मुझे क्या कुछ महसूस नहीं होगा कि मैं सामने वाले प्रॉफिट को मैं जोड़ रहा हूं अपने प्रॉफिट में, लेकिन सामने वाले के प्रॉफिट जो है ये उस डेट के प्रॉफिट में अपने रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट में नहीं जोड़ सकता, जो सामने वाले के जब मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा उस डेट पर जो पहले से प्रॉफिट थे, मतलब जिस डेट को होल्डिंग ने सब्सिडी के शेयर्स खरीदे उस डेट से पहले वाले प्रॉफिट कायदे से कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है। और कल को ये प्रॉफिट बांटेगा तो एंट्री तो यही होगी ना, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो देखा जाए आज भले ही सच्ची मुच्ची में अभी वो प्रॉफिट बटे नहीं है, लेकिन झूठ मूठ में जब कंसोलिडेशन हो रहा है, जब वहां पर एक हाइपोथेटिकली कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन तो अकाउंटिंग के विरोध में थोड़ा ना होगा, होगा तो वैसे ही ना। तो कहने का ये मतलब है कि यहां पर हमने जब ये एंट्री पढ़ी थी कि बाई बैंक डिविडेंड मिल गया जी, जब प्री वाला आया तो हमने प्री वाले को तो यहां पे लिख दिया प्री वाला, और जब पोस्ट वाला आया तो पोस्ट वाले को हमने मान लिया था इनकम। बिल्कुल सही बात है। फिर आज हम ऐसा क्यों करें? आज भी तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या हम कहने मतलब है सर आपका, ये बताओ भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें ना जो बैलेंस शीट की डेट है उसी डेट पे खरीदा गया था, तो जो जितने भी प्रॉफिट थे आपके, आपने सारे के सारे मान लो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट थे। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन की बात करो। आपने इन्वेस्टमेंट किया? हाँ सर हमने इन्वेस्टमेंट किया। वेरी गुड बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा शुभम, यही मैं कह रहा हूं। आपने इन्वेस्टमेंट किया 8 लाख का, हाँ आपने अभी ट्रीटमेंट वही तो किया जो करते आ रहे हैं।
2 लाख आपने, बस एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने ये मान लिया कि बैलेंस शीट की डेट पर ही हमने कंसोलिडेशन किया, उसी डेट पर खरीदा और उसी डेट पर कंसोलिडेशन करने बैठ गए। अभी तक ये क्वेश्चन में ये बात थी जिसको मैंने आपको बताया नहीं, इंप्लाइड लेके चला था और आप भी कर रहे थे। ये जो 2 लाख हमने घटाए, इस इन्वेस्टमेंट में से हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे घटाई तो रहे हैं। देखो क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। कायदे से जब हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो शेयर्स का इन्वेस्टमेंट तो ये रहा। शेयर्स कितने के खरीदे, शेयर्स थे 5,50,000 के और खरीदे 8 लाख के। बेटे उस टाइम पर जब मालिक बने तो वहां का प्रॉफिट भी तो हमारे होल्ड में है ना। हम उसके भी तो मालिक है ना, तो इसलिए हमने यहां से घटाए। कहने का मतलब है जिस डेट पर हमने इन्वेस्टमेंट किया उस डेट को प्रॉफिट थे 2 लाख के, और 2 लाख के 2 लाख हमने यहां पर 8 लाख में से घटा दिए, ये मानते हुए कि हमने बैलेंस शीट वाली डेट को खरीदा, उसी डेट पर खरीदा और ये 2 लाख उसी डेट के हैं। तो यानी कि यहां पर इधर पोस्ट में कोई भी प्रॉफिट नहीं आए। क्या कहना चाहते हो, मतलब ये अब जो क्वेश्चन आएंगे, वहां पर खरीदने वाली डेट अलग होगी और कंसोलिडेशन वाली डेट अलग होगी। तो उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा कि जो जिस डेट को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं उसमें से कितने प्रॉफिट ऐसे हैं जो एक्विजिशन वाली डेट के हैं। आइए मैं एक छोटा सा ग्राफ बना करके आपको बात समझाता हूं। आइए सुनिएगा ध्यान से। बेटे क्वेश्चन में हमें ये डाटा दिया होगा, हमें बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट की डेट दी होगी, हाँ क्योंकि हमें यहां पर एक बैलेंस शीट दे रखी होगी। तो बेटा जी यहां इस डेट का कोई प्रॉफिट दिया होगा, हाँ जी प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो सर, उसका कोई बैलेंस दिया होगा। वही तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि ऐसे केस में क्या होगा हमें यहां पर उसका कुछ ना कुछ क्या प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस दिया होगा। मान लिया एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लिया प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट की डेट का हमें प्रॉफिट बता रखा है कि जी ये है 1 लाख रुपए। कितने हैं, 1 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट है बेटे क्लोजिंग डेट, और यहां पर हमें कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन करो, क्वेश्चन ये कहता है। ये प्रॉफिट लॉस किसका है, ये है एस लिमिटेड का प्रॉफिट और लॉस, सब्सिडी का प्रॉफिट और लॉस। सब्सिडी के प्रॉफिट और लॉस में से हमें छांटना होता है कि जिस डेट को हमने होल्ड किया उस डेट को कितने प्रॉफिट थे वो हमें अलग करने पड़ेंगे इस क्लोजिंग वाले प्रॉफिट एंड लॉस में से, क्योंकि ये दे रखा है हमें 31 मार्च 2022 का। और अगर मान लिया हमारी जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो ये है, अगर ये डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई की, क्या है बोलो बेटा, 1 जुलाई 2021, और ये है डेट हमारी कौन सी 2022, 31 मार्च 2022। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने जब इसको खरीदा, डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हमने कंट्रोल किस डेट पर लिया, 50% से ज्यादा हमारे किस डेट में आए, यहां पर आए, मोर देन 50%, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 70% हो, चाहे 75% हो, क्या पता 100% हो, जो भी है भाई क्वेश्चन में यहां पर दिया होगा हमें कितनी परसेंट है, मतलब कंट्रोल हमारा किस डेट को आया। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस वाले प्रॉफिट में से, क्या कहा मैंने, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस वाले प्रॉफिट में से हमें छांटने हैं पहले वो वाले प्रॉफिट जो हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कहलाएंगे, यानी कि इस डेट पर भी तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रहा होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा प्री एक्विजिशन वाला है, मतलब वो वाला प्रॉफिट हमारा कैपिटल नेचर का होगा। और इसको हमें अपने रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट में नहीं जोड़ना। तो ये एक बात किसी कर रहे हैं हम, सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट की, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में है। ये बात किसकी चल रही है, सब्सिडी कंपनी की। सब्सिडी कंपनी की जब बैलेंस शीट को अपने यहां जोड़ेंगे तो उसके प्रॉफिट को जब हम जोड़ने चलेंगे तो हम जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में घटाते हैं तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा पहले कि कितने प्रॉफिट ऐसे हैं जो प्री वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो पोस्ट वाले हैं। तो यानी कि अगर मैं देखूं, क्या यहां पर कितने हो गए बेटा 3 मंथ्स, और यहां पे कितने हो गए 9 मंथ्स। तो मैं क्या कहूंगा कि इस 1 लाख के टुकड़े कर लो, 1 लाख में से कितने ऐसे होंगे जो मैं कहलाऊंगा कि भाई ये पोस्ट एक्विजिशन वाले हैं,
और कितने ऐसे हैं जो प्री एक्विजिशन वाले हैं, क्योंकि जो प्री एक्विजिशन वाले होंगे उन्हीं को मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भेज सकता हूं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जिस डेट को मैंने कंट्रोल किया उस डेट को शेयर कैपिटल के साथ में जो मैं रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट जोड़ना चाहूंगा, ये मेरे सिर्फ और सिर्फ प्री एक्विजिशन वाले होते हैं, क्योंकि जिस डेट को मैंने कंट्रोल लिया उस डेट को मैंने कितने प्रॉफिट के लिए पैसा दिया, वो प्रॉफिट मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगा। यानी कि यहां पर जो 2 लाख पिछले क्वेश्चन में आया है वो उस डेट का आया है 1 जुलाई का, यानी कि अगर मतलब उस डेट का जिस डेट को मैंने खरीदा, और अगर मेरी खरीदने की डेट तो 1 जुलाई है, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे को बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 की, तो इसका मतलब उस प्रॉफिट में से पहले मैं छाटूंगा यहाँ के प्रॉफिट। जरा देखना 1 लाख में से कितने यहां पर आ जाएंगे सर, 3 मंथ्स के निकालो जरा। 1 लाख में से 3 महीने के जो प्रॉफिट है 3/12 यानी कितने हो गए 25,000 रुपए। तो बेटा 25,000 रुपए के प्रॉफिट तो हमारे हैं प्री एक्विजिशन, और 1 लाख में से 9/12 कितना हो गया 75,000, ये है हमारे पोस्ट एक्विजिशन वाले। पहले तो ये देखना जरूरी है कि सब्सिडी कंपनी का कितना प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है और कितना रेवेन्यू नेचर का है। मेरा ख्याल है मैं आपको समझा पाया इस बात को। मुझे पता है कि इस बात को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते बच्चे, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बच्चों को समझने के लिए। तो मैं आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा इस बारे में, बस थोड़ा सा एक बार एक ब्रीफ दूंगा। आपको पता है कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट होता है मैं हमेशा क्लास में पहले एक ब्रीफ दे देता हूँ ताकि बच्चा उसको उस थॉट प्रोसेस में आ जाए, और अगली क्लास जब हम लोग चलते हैं तो सारी बातें रिवाइज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे बताओ यहां तक सब ओके है? प्रथम, शुभम और जो भी बच्चे हैं क्लास में, जितेंद्र, बेटे सब बच्चे मुझे बताओ फटाफट से, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जब क्वेश्चन होंगे ना बात तो तब बनेगी। अभी तो मैं आपसे सिर्फ एक बार ना थोड़ा सा गो थ्रू करना चाहता हूं कि ताकि आपका दिमाग इस चीज पे चले कि हाँ भाई रिजर्व एंड सरप्लस के साथ में एक प्री और पोस्ट नाम की चीज भी होगी जिसको हमें देखना होगा। बस इतनी सी बात समझानी है आज तो, कि जो जब हमने कंट्रोल किया बैलेंस शीट पे वो अलग डेट की थी, और बैलेंस शीट किसी और डेट पे कॉन्सेंट्रेट करा रहे हैं। जितेंद्र का यस है, इसका मतलब जितेंद्र को, अच्छा शुभम का भी यस है, यानी कि दोनों बात समझ में आ गई। तो एक बार मैं फिर से बात रिपीट करता हूं, देखिए जरा, यहां पर हम लोग दोनों की बैलेंस शीट को मिला रहे हैं। किस किस की बैलेंस शीट को? होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट को और सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट को। तो इसके जो प्रॉफिट और लॉस है यहां पर इधर, इसके 2 पार्ट होंगे, एक कैपिटल नेचर का और दूसरा रिवेन्यू नेचर का। जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कॉन्सोलिडेट करना चाहेंगे तो जोड़ने का तरीका हमारा सिस्टमेटिक रहेगा। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहे होंगे, हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहे होंगे, ये वाला जो प्रॉफिट होगा, कौन से वाला? ये वाला, ये जाएगा और इसमें से घटेगा, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की डेट का है। प्रथम कभी ओके है? तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। मेरा मन तो आज ही की क्लास में कर रहा है, पर क्या होता है ना कि मैं अगर अपने मन से काम करने लगूं तो 2 दिन में सिलेबस खत्म कर दूं। खाना जैसे खाते हैं तो एक नेचुरल रूप से डाइजेस्ट होता है, ऐसे ही बेटे हमारा कॉन्सेप्ट भी हमारे दिमाग में ना, एक रेगुलर बैच में हम जाएंगे तो एक नेचुरल रूप से ही जगह बनाता है, और होना भी वैसे ही चाहिए। तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा, अदरवाइज मन मेरा है कि मैं आज ही इसके क्वेश्चन करा दूं, पर फिर ना एक थॉट प्रोसेस जो आपको चाहिए बच्चे को लर्निंग के लिए वो नहीं बन पाएगा। फिर तो क्वेश्चन मैंने कर दिए, आपने थोड़ा ना किए। तो आपके दिमाग का प्रोसेस यहाँ पे चलना चाहिए पूरे दिन, इस बात को सोचना कि जो सब्सिडी कंपनी है उसके हम फिक्स एसेट्स को अपनी फिक्स एसेट्स में जोड़ देते हैं। कोई प्री पोस्ट एक्विजिशन की बात होती है? नहीं होती है, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा ना है वो। उसकी करंट एसेट्स को अपनी करंट एसेट्स में जोड़ देते हैं। कोई प्री पोस्ट की बात थोड़ा ना होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी लायबिलिटी और अपनी लायबिलिटी को जोड़ देते हैं कोई प्री पोस्ट की बात नहीं है। लेकिन जब उसके प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट को जोड़ने का तरीका हम उसमें छाटेंगे, कितना है प्री, उस प्री को इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, और जितना है पोस्ट उसको हम अपने प्रॉफिट में जोड़ेंगे। यानी कि सामने वाले प्रॉफिट में से कैपिटल और रेवेन्यू छाट करके जो रेवेन्यू नेचर का है सिर्फ उसको अपने रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग, अपने रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़ेगी, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जो होल्डिंग कंपनी का है वो तो रेवेन्यू है ही। वेंडर कंपनी के, सॉरी वेंडर नहीं, सब्सिडी कंपनी के में से छाटना पड़ेगा कितना है रेवेन्यू। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा,
तो ताकि आपके दिमाग में एक अच्छे से स्पेस बने इस चीज के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं कि भाई अगली क्लास में करेंगे, चाहे आज ही के दिन दूसरा लेक्चर होता कराऊंगा, लेकिन मैं इसको डिफरेंट लेक्चर में। ओके, बाय बाय शुभम, बाय बाय जितेंद्र, बाय बाय प्रथम, सब बच्चों को बाय बाय।